आओ ना एक बड़ा स्पेशल गाना है मेरे लिए और वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में हमारा मेरा और आशा भोसले जी का जो कोलैबोरेशन है वो आखिरी मर्तबे एज अ इंडिपेंडेंट सॉन्ग वो कभी तो नज़र मिला था एंड दैट वाज 25 years ago। मुझे लगता है कि कल की बात है बट इट्स लॉन्ग टाइम। उसके बाद हमने बहुत सारे और गाने किए लेकिन इंडिपेंडेंट गाना सिंगल नहीं किया। तो ये चीज़ एक बहुत ख्वाहिश थी हमारी बहुत अरसे से और फैंस की भी बहुत ख्वाहिश थी कि एक फॉलो अप होना चाहिए। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो और ना ही ऑफ कोर्स आशा जी तो डेफिनेटली नहीं है कि जो बिला वजह कोई भी चीज़ बिना सोचे सिर्फ रूटीन के मामले में कर दे। तो हम वेट कर रहे थे कि कोई मज़ेदार किस्म की चीज़ आए और कोई सही किस्म का मौका आए जहाँ पर हम इस तरह की कोलैबोरेशन दोबारा से लेके आएँ। तो फाइनली ये गाना आया, ये बड़े मज़े का गाना है और नोक झोंक का गाना है और बड़ा क्यूट सा गाना है और तो मैंने जब आशा जी को सुनाया तो उनको बेहद पसंद आया। तो फिर हम इकट्ठे हुए और हमने उसको रिकॉर्ड किया एंड इट इज़ टर्न्ड आउट रियली रियली वेल और यू नो इट्स I hope people will love it as much as we did making it. देखिए, I think the most important thing संगीत में the most important thing is melody. और आप चाहे जितना मर्जी आप इधर उधर भागते जाएं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेलोडी। स्टाइल्स चेंज हो जाते हैं, जॉनर्स चेंज होते हैं, कभी कभी डिस्को आ जाता है, कभी हिप हॉप आ जाता है, कभी हाउस आ जाता है, कभी ट्रांस आ जाता है, जो भी आ जाता है। ये ट्रेंड्स जो हैं ये आते हैं और जाते हैं और आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें एवरग्रीन रहती हैं वो हमेशा मेलोडी रहती है एंड दैट इज़ वाई all the songs of the past which were based on melody और उनकी बुनियाद जो थी वो मेलोडी थी, वो आज भी लोगों को पसंद आती हैं। लोग कभी कभी उनको री इमेजिन करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, रीमिक्स करते हैं, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन क्या है कि मेलोडी वही रहती है ना। आप उसको उसका जॉनर चेंज करते हैं, वही गाना जो है आपने डिस्को स्टाइल में आपने कर दिया या आपने हाउस स्टाइल में कर दिया, हिप हॉप में कर दिया, लेकिन वो गाना जो है वो फिर भी लोगों को पसंद इसलिए आता है क्योंकि उसकी मेलोडी स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम माई मास्टर्स जिनको मैं सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। आई थिंक मेलोडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप चाहे जो मर्जी कर लें, दैट शुड बी योर फाउंडेशन एंड आई थिंक दैट्स वाई those songs are still fresh today in people's minds and hearts. Point ये है कि कभी कभी हम जो हैं, जो मैंने एक चीज़ नोट की है, a lot of the music has become very corporate driven and corporates are involved in statistics क्योंकि that's how they sell their products, statistics, data, etc. तो आजकल जो है वो उन्होंने म्यूज़िक में भी वो लेके आ गए हैं। अब म्यूज़िक इज़ नॉट सोप, म्यूज़िक इज़ नॉट यू नो अ सिज़र। Music is a very different thing. It is connected with spirituality and God and it's connected with emotions. आप आज कह सकते हो कि जी हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के स्टेटिस्टिक्स हैं, डेटा है कि जी ये आज ये एज ग्रुप सुन रहा है, इस तरह के गाने सुन रहा है, इस तरह के। अच्छा भाई, अगर आपके पास इतना अच्छा डेटा है जो हमारे पास नहीं था, जो पहले भी नहीं था, तो आप हिट गाने क्यों नहीं बना रहे? आपके पास तो सारा डेटा है। Then you should be able to create hits after hits. Then why aren't you? Because data is something that is there just to give you some kind of support. Okay, all right, okay, fine. Something I created is being liked in Delhi. And it's being liked in Delhi more than it is being liked in Chandigarh. But that is not going to dictate to you what the melody should be. There's no formula. And in that situation,
You need to give the creative freedom to the music composers to compose from their heart. क्योंकि आप जब एक गाना सुनते हैं तो आप इस तरह से नहीं सुनते कि यार इस गाने को सुनना, यार इसकी डेटा जो है बड़ी ज़बरदस्त है, इसके स्टेटिस्टिक्स से सुनना, देखना ज़रा, पढ़ के ज़रा देखना, फिर बताना कि कितना ज़बरदस्त गाना है. कभी सुना है इस तरह की बात? नो. It is because of a melody that comes and hits you. And that needs to be left to the people who are blessed in that field. You are a great businessman. You have your own department. Do that. Don't dictate to the melody makers how to do their job. तो वहाँ पर जब इंटरफेरेंस आती है ना, क्योंकि वो डेटा ड्रिवन एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, तो फिर अच्छा अब क्या है कि म्यूजिशियंस या कंपोजर्स जो हैं, अब वो बेचारे प्रेशर में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार अब मैं अगर नहीं करूँगा तो ये किसी और के पास चला जाएगा, स्पेशली द न्यू गाइज. तो अब वो क्या कहते हैं, बिकॉज दे वांट टू रिमेन इन द बिजनेस, दे एंड अप लिसनिंग टू दीज गाइज. फिल्मों में कम गाने क्यों गाते हैं? आपको अप्रोच कम करते हैं या बहुत पैसे ज़्यादा लेते हो या क्या रीज़न है इसका? बहुत फैंस तड़पते रहते हैं कि गाना नहीं आया बहुत टाइम से. वो पैसों का जहाँ तक ताल्लुक है उसका, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सेइंग दैट इन म्यूजिक द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी, God walks out of the room. And I think that is also one of the reasons, जो आपका पहला सवाल था उसका भी जवाब ये है, क्योंकि everything is so driven by money that sometimes people forget that it's not about money. Money will follow, but follow your heart first. और उसी स्पिरिट में मैं ये कहूँगा, मैं कम काम, एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं कम काम करता हूँ. I do stuff that touches my heart. एंड मेरे से ये नहीं होता कि जो भी आ जाए कहे कि जी फलानी चीज़ कर लो, मैं कर लूँगा. आई एम नॉट ड्रिवन बाय दैट. आई एम ड्रिवन बाय माई ओन पैशन. व्हेन आई फील लाइक, व्हेन इट कम्स फ्रॉम माई हार्ट, क्योंकि क्या है कि ये एक, आई ऑलवेज से कि म्यूज़िक इज़ अ स्पिरिचुअल थिंग. मेरे यहाँ से निकलेगा तो आपके दिल तक पहुँचेगा, अगर यहाँ से निकलेगा तो बस it's not going to work, so मैं तेरा सोच समझ के काम करता हूँ. ठीक है, थोड़ा सुस्त भी हूँ, लेकिन having said that, मैंने बहुत सारा काम किया है. और उसकी वजह क्या है कि देखिए, मेरे म्यूज़िक में कई डिपार्टमेंट्स हैं. आई एम अ कंपोजर, आई एम अ सिंगर, आई एम एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. अब अगर आप उन सब चीज़ों को देखते जाएं, मैंने उन सब चीज़ों को एक फोकस्ड वक्त दिया है. मैंने अगर आप देखेंगे तो मैंने फ्यूजन एल्बम्स भी किए हैं, मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की एल्बम्स भी किए हैं, मैंने इंडिपेंडेंट एल्बम्स भी किए हैं, और साथ में मैंने फिर फिल्म गाने भी कंपोज किए हैं, और साथ में फिल्मी गाने भी गाए हैं. तो अगर आप देखा जाए, आई एम नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन साइड. अब जाहिर है कि जब मैं अगर मैं क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल के तरफ में तवज्जो दे रहा हूँ तो ये वाले लोग जो हैं वो निगलेक्ट फील करेंगे. बट आई एम ट्राइंग टू सर्विस दोज पीपल and work towards that, क्योंकि I'm equally passionate about that. तो वो उसमें कभी कभी ये होता है कि जो कमर्शियल वाले, जो डिपार्टमेंट वाले हैं, वो कहेंगे कि जी आप ज़्यादा हमारे लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं उनके लिए कर रहा हूँ. अच्छा, उनका जो है वो कभी कभी ये गिला शिकवा करते हैं कि जी आप इंस्ट्रूमेंटल एल्बम्स कम बनाते हैं पियानो पे, प्लीज़ ज़रा वो ज़्यादा कीजिए. तो वो आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू जगल, बट इन द प्रोसेस, आई मीन, इट सीम्स एज इफ आई एम नॉट डूइंग दैट मच, बट एक्चुअली आई एम. But I'm doing it in different fields. I'm not concentrating on just one side. So और मेरा इसका करने का एक और भी ये चीज़ करने की एक और भी वजह है कि मैं जब थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ ना किसी चीज़ से, तो मैं इमीडिएटली स्विच कर जाता हूँ. Because I want to keep it fresh for myself. And then I get, I get a little saturated on this side, and I say, right, let's switch to something else. So I keep jumping up and down all the time. बहुत सारे लोगों के साथ I've been very blessed. I mean, मैंने of course आशा जी के साथ किया है, the late wonderful जाकिर हुसैन. बल्कि जाकिर हुसैन खान साहब के साथ तो मेरी पहली एल्बम 1986 में वो उन्हीं के साथ थी. He was accompanying me on the tabla, and that was my first album in 1986. और उनके साथ एक लगातार सिलसिला चला आ रहा है. एंड अच्छा, फिर लता जी के साथ किया है,
पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जी के साथ किया है, बहुत सारे लोगों के साथ किया है, एंड आई एम ब्लेस्ड बिकॉज यू नो आई वर्कड विद वर्चुअली एवरीबडी इन द इंडस्ट्री, and it has been a complete delight, you know, and a wonderful educational कौन ऐसा आर्टिस्ट है जिसके साथ अभी करने की इच्छा है कि हाँ मुझे इसके साथ कुछ एक बार प्ले करना है, ऐसा प्ले करना है? हाँ इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सारे तो उनमें से गुजर गए। देखिए, मैं आई थिंक आई वुड लव टू डू अ जुगलबंदी। अगर क्लासिकल साइड में अगर आप देखें तो आई वुड लव टू डू अ जुगलबंदी विद उस्ताद अमजद अली खान साहब। उनके साथ मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता भी है, क्योंकि मैंने उनसे बल्कि उन्हीं का रिकॉर्ड सबसे पहले मैंने सुना था, राग दुर्गा, जिसको सुनकर मैं इंस्पायर हुआ था टू टेक अप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो वो भी एक तरह के गुरु हैं मेरे, तो आई लव टू डू अ जुगलबंदी विद हिम। जी। कौन सी सिटी में जाके हिंदुस्तान में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि हाँ यहाँ के दर्शकों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया? अरे ये बड़ा अच्छा, मैं डिप्लोमेटिक तो हूँ मुझे नहीं, पता है। हालांकि मैं एक डिप्लोमेट का बेटा हूँ, लेकिन मैं डिप्लोमेट हूँ नहीं इन चीज़ों में। और लेकिन हकीकत ये है कि हर शहर में, हिंदुस्तान में हर शहर का अपना अपना मज़ा है, और अपनी मतलब कि प्यार जो है वो इजहार करने का अपना अपना तरीका है। चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कोलकाता में हो, the love, or even in the south, I mean Chennai, Bangalore, I mean हैदराबाद, मतलब कि इतना प्यार अलग अलग अंदाज में है। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा क्या कहते हैं जज्बाती होते हैं, कुछ लोग जो है जो ज़्यादा चीखे मारते हैं, कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से सबड्यूड होते हैं, लेकिन उनका प्यार जो है वो मतलब कि इन्फिनिट है। सवाल बदल देता हूँ थोड़ा, खाना कौन से शहर का अभी हमने सीधा उस पे आ जाता हूँ मुद्दे पे। बिग फूडी आई नो, तो कौन से शहर का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ख़ास तौर पे 3 शहरों का खाना बेहद पसंद है। एक लखनऊ का, दिल्ली का और कोलकाता का, I mean in particular. And when it comes to South, it has to be Chennai and Hyderabad. वाह अल्टीमेटली खाना सब जगह का पसंद, हाँ खाना। अब मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो ये 15 अगस्त को जन्म हुआ आपका, जी। ये क्या स्पेशली कुछ सेटिंग करी थी आपने कि ये पाकिस्तानी होके और 14 अगस्त को देश आज़ाद होगा, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद होगा, फिर मैं इंडियन बनूंगा, क्या कॉन्स्पिरेसी? देखिए, कुरान शरीफ में एक चीज़ लिखी हुई है कि गॉड इज़ द बेस्ट प्लानर। So these things are ordained from above, and जैसे आपने सही फरमाया कि मेरी 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 पैदाइश जो थी वो 14 अगस्त भी हो सकती थी, लेकिन 15 अगस्त को ही हुई। ये इसके ऊपर आज उस वक़्त जब मैं पैदा हुआ था तो किसी को ख्याल नहीं आया इस चीज़ के बारे में, और मुझे तो खैर होश ही नहीं था। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये तो ऊपर वाले की तरफ से एक बहुत बड़ा इशारा था कि भाई तुम्हारा जो मुस्तकबिल है वो वहाँ पर है, और तुम्हारी जो ज़िंदगी है और जो तुम्हारा इवेंट, तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो उधर है। तो like I said, he's the greatest planner, and nobody can question it, and he's proven that time and again, and I am extremely grateful and happy that I came home. देखिए, साया तो माँ बाप का हमेशा रहता है, चाहे वो आपके साथ फिज़िकली हैं या नहीं हैं। जहाँ तक उनके जाने का ताल्लुक़ है, जब वो ज़िंदा थे तो मैं दुनिया के दूसरे कोने में रहता था, वो किसी और कोने में रहते थे, तो फिज़िकली हम एक साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर हम फ़ोन पे एक दूसरे के साथ इन टच रहते थे और कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। अब जब उनका इंतकाल हुआ है, दे आर नो लॉन्गर, द वे आई लुक एट इट, दे आर नो लॉन्गर
लिमिटेड टू देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो हमेशा मेरे साथ है, उनकी रूह जो है वो हमेशा मेरे साथ है, उनके उन वो ज़िंदा हैं मेरे अंदर। उनकी उनकी जो पढ़ाई थी, जो उन्होंने हमको सिखाई, जो उन्होंने तरबियत हमको दी, जो जो तालीम उन्होंने हमको दी, उसके ज़रिए वो हमेशा मेरे बीच ज़िंदा हैं। और ऑफ़ कोर्स उसके बाद उनके जाने से इंसान कोई ज़्यादा बड़ा नहीं महसूस करता अपने आप को। लेकिन ये मुझे ज़रूर एक कमी महसूस होती है कभी-कभी कि मैं फ़ोन उठा के उनकी सलाह नहीं ले सकता। क्योंकि मैं हमेशा ख़ास तौर पे अपने वालिद साहब के साथ तो ये होता था कि कोई भी बात होती थी तो सबसे पहले मैं उनके साथ शेयर करता था। अगर मुझे एडवाइस चाहिए होती थी, मशवरा चाहिए होता था, तो सलाह चाहिए होती थी, तो मैं उनको फ़ोन करके मैं पूछता था। वो मैं नहीं कर सकता। अलबत्ता अब मैंने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया अपने दिमाग के अंदर कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं उनको इतना करीब जानता था, मैं कहता हूँ अगर बाबा होते तो वो क्या राय देते? तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी-कभी अपने आप से ये सवाल पूछ के कोशिश करता हूँ कि सही कदम उठाऊँ। और बस अब वो कहते हैं वो आए, वो गए, दास्तान छोड़ गए, तो बस अब उनकी यादों में हम ज़िंदा हैं। और दुआ है कि उनकी उनको जन्नत नसीब हो।